को दिक्कत हो रही होगी समझने में मैं क्या बोल रहा हूँ। आई होप ये होमवर्क करके लाए होंगे आप लोग। नहीं तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से ये नकल कर लेना, कहीं नकल काम में बाद में आ जाए कभी एग्जाम के वक्त करते वक्त। तो उसके बाद फिर आपने फ्रेश इशू लाया 625 शेयर का, 625 शेयर का फ्रेश इशू लाया है 60 रुपीज़ की प्रोसीड पर। तो एंट्री होगी फ्रेश इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट 37,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 33 नहीं 31,750 टू 31,250। टू इक्विटी शेयर कैपिटल आया 31,250 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6250। ये सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट बेसिक की एंट्री पास की होगी। इन्वेस्टमेंट आपने 18,500 के इन्वेस्टमेंट 15,000 बेच दिए। बैंक डेबिट 15,000, पीएनएल डेबिट 3,500 टू इन्वेस्टमेंट 18,500। आपने 3500 का लॉस उठाया इन्वेस्टमेंट सेल पर, वो लॉस आपने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। ये भी हो गया। उसके बाद सीआरआर बनाने की एंट्री, जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितने से हुई, 33,750। जनरल रिजर्व टू सीआरआर 33,750 से एंट्री होगी जनरल रिजर्व टू सीआरआर, ये भी हो गया होगा। और लास्ट में प्रेफरेंस शोल्डर टू बैंक 71,500 से आपने पेमेंट कर दिया होगा प्रेफरेंस शोल्डर टू बैंक। क्या यहाँ तक हो गया? ठीक है। तो बेटा हमारा होमवर्क का क्लास वर्क का फर्स्ट हो गया, क्लास वर्क का सेकंड, क्लास वर्क का सेकंड हो गया, क्लास वर्क का थर्ड, थर्ड हमने कर लिया था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब आ जाइए क्लास वर्क के थर्ड के बाद, थर्ड के बाद आ जाइए। अच्छा इसमें बैलेंस शीट पूछी है ना, इन्होंने क्या पूछा, बैलेंस शीट पूछी पूरी, कंप्लीट बैलेंस शीट पूछी है क्या? नहीं, क्वेश्चन वन में तो प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन कंप्लीशन ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन, इन्होंने कंप्लीट बैलेंस शीट पूछी है। क्या बैलेंस शीट बनाई किसी ने? बैलेंस शीट बनाई, फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फॉर्मेट दिया है उसी से आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना है असेट साइड का, मतलब टोटल कितना है बैलेंस शीट का, 256,250। नहीं नहीं, बैलेंस शीट का टोटल पूछ रहा हूं मैं, मैंने पूछा है टोटल ऑफ बैलेंस शीट। किसी का भी नहीं आया, मतलब किसी ने बनाई नहीं। हाँ, 2,60,500, 260,500 बैलेंस शीट का टोटल है क्या? नहीं किया आप लोगों ने अभी। मैं करवा दूं क्या, बैलेंस शीट का टोटल मैं करवा दूं क्या? नहीं करवाऊं? अच्छा चलो, अभी प्रोजेक्टर पे इशू है, पता नहीं क्या है टेक्निकल अपना। चलिए एक काम करो, अभी आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सुमित पूछ रहा है कि फ्रेश इशू के वक्त कब डिवाइड करना है फेस वैल्यू से और कब डिवाइड करना है इशू प्राइस से। क्या ये मैंने अच्छे से बता दिया कि नहीं बता दिया? बेटा आप जो पूछ रहे हैं मैं बता चुका हूँ, कल लिखवा भी चुका हूँ। जब भी कैश अकाउंट बनाकर फ्रेश इशू निकालना हो, ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया हो, तब आपको डिवाइड करना है इशू प्राइस से, और बाकी सब में केस में डिवाइड करना है फेस वैल्यू से। ये बताया था नहीं बताया था? और ये एक तरह से रटने वाली बात है, लेकिन लॉजिक मैंने बता दिया कि जब कैश अकाउंट बनवा रहे हैं तो उनका क्वेश्चन, उनका मतलब प्रोसीड से है, और प्रोसीड मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसलिए आप बस इतना ध्यान रखो, जब भी ओपनिंग क्लोजिंग कैश दिया हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालते वक्त डिवाइड करना है इशू प्राइस से, और बाकी क्वेश्चन में डिवाइड करना है फेस वैल्यू से, क्योंकि वहां प्रोसीड ऑफ कैपिटल देखते हैं। अब देखते हैं बेटा बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंफर्टेबल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। ये बैलेंस शीट दी है कंफर्टेबल लिमिटेड की। इक्विटी शेयर कैपिटल ये है ₹1,00,000, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 100 ईच, लेस कॉल्स इन एरियर एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, 0.06 इन लैक्स। 0.06 इन लैक्स का मतलब हुआ ₹6,000। अच्छा 6,000 का कॉल्स इन एरियर है और पर शेयर 20 रुपीज का कॉल्स है।
पर शेयर 6,000 का कॉल इन एरियर है और पर शेयर 20 रुपीज का कॉल इन एरियर। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर पर कॉल इन एरियर रही होगी? क्या ये भी निकाल सकते हैं? निकाल के बताओ मैं आपको। 6,000 डिवाइड बाई ₹20, 6,000 का कॉल इन एरियर है 20 रुपीज पर शेयर से, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए? 300 शेयर पर कॉल इन एरियर है। अच्छा, कुल प्रेफरेंस शेयर केवल 1 लाख है। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर केवल है 100 रुपीज वाली। 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर केवल है 100 रुपीज वाली। बताओ कुल प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे या 1 लाख नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 1000 प्रेफरेंस शेयर थे। उसमें से कितने फुली पेड अप है? 700 फुली पेड अप है और 300 पार्टली पेड अप है। और जब तक पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड अप ना हो जाए उनको हम जो पार्टली पेड अप है उनको रिडीम कर नहीं सकते। ठीक है, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि फुली पेड अप होना चाहिए रिडम्पशन के पहले। ठीक है, अब यहाँ पर और 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है नीचे 1 लाख। अच्छा, ये वाले तो फुली पेड अप ही है। मतलब यहाँ पर दो प्रेफरेंस शेयर हैं, 11% और 10%। जो 11% वाले हैं उसमें 700 फुली पेड अप है और 300 पार्टली पेड अप है। लेकिन बचे हुए जो 10% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं ये फुली पेड अप है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस शेयर प्रीमियम 6,000, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड 36,000 का कैपिटल रिजर्व है, लेकिन ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। और जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होता है वो किस कैटेगरी में आता है? फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है। और दी फ्री रिजर्व है तो उससे हम सीआरआर बना सकते हैं, उसको हम रिडम्पशन में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कैपिटल रिजर्व हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसके यूजेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। लेकिन ये कैपिटल रिजर्व के बारे में क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ये किसी असेट की सेल पर रियलाइज हो चुका है, ये प्राप्त हो चुका है नगद में, इसलिए ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। और यदि डिविडेंड के लिए अवेलेबल है तो ये फ्री रिजर्व की कैटेगरी में आता है, और यदि फ्री रिजर्व है तो ये रिडम्पशन के लिए अवेलेबल है। तो कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में रिडम्पशन के लिए अवेलेबल रहेगा एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। और फिर जनरल रिजर्व है 40,000 के, ये तो करेक्ट 100% फ्री है। और P&L का क्रेडिट बैलेंस ये भी फ्री है। सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री नहीं है क्योंकि उसके यूजेस सेक्शन 52 ने रिस्ट्रिक्टेड कर रखे हैं। देन फिक्स्ड असेट्स है और इन्वेस्टमेंट है 30,000 के और वर्किंग कैपिटल है। ये बैलेंस शीट आपको गिवन है बिफोर रिडम्पशन। नाउ डायरेक्टर ने मीटिंग में डिसाइड किया, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया अपनी मीटिंग में। नंबर वन टू इशू रिमाइंडर्स टू 300 शेयर होल्डर इन डिफॉल्ट। जो 300 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने हमें 20 रुपीज की कॉल मनी पे नहीं करी, उनको क्या भेजा जाए? रिमाइंडर कि भाई 20 रुपया पे करो, नहीं पे करोगे तो तुम्हारा शेयर फॉरफिट हो जाएगा। ऐसा रिमाइंडर उन्होंने भेजने का मीटिंग में डिसाइड किया। फिर लिखा है टू इशू 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। 2,000 शेयर 10 रुपीज वाले 15 रुपीज में इशू किए जाएं, ये भी डिसाइड किया। ठीक है भाई, कर देंगे। टू रिडीम 11% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच। जो 11% वाले हैं, 11% वाले का डिसाइड किया, जो कि ऑलरेडी 700 तो पार्टली बेडअप है और 700 तो फुली बेडअप है और 300 पार्टली बेडअप, उनको रिडीम करने का डिसाइड किया है। 11% वाले को का डिसाइड किया है, 10% वाले का नहीं किया। टू सेल ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, सारे इन्वेस्टमेंट बेच दो ताकि हम रिडम्पशन के लिए फंड अरेंज कर ले, कैश अरेंज कर लें। टू फॉरफिट शेयर्स ऑन विच कॉल्स आर नॉट रिसीव्ड, वो शेयर जब्त कर लेंगे जिनके से कॉल मनी प्राप्त नहीं होगी, उनके शेयर जब्त कर लेंगे। जब शेयर फॉरफिट हो जाएंगे तो उनके रिडम्पशन का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। तो नंबर 1 डिसाइड क्या किया? 300 पार्टली पेड वालों को नोटिस भेजा जाए कि भाई पेमेंट करो। 2,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले 15 पर इश्यू किए जाए। 11% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाए 10 रुपीज की प्रीमियम पर। इन्वेस्टमेंट बेच दिए जाए सारे के सारे। अब कितने में बेच दें वो अभी नहीं कहा, देखते हैं आगे क्या कहा। फिर जो शेयर्स पर कॉल ना मिले उनको फॉरफिट करो, ये भी कहा। फिर अकॉर्डिंगली हुआ, ये तो डिसाइड किया है, हुआ क्या क्या। नंबर 1, 200 शेयर होल्डर पेड ऑफ देयर ड्यूज।
300 जो डिफॉल्टर थे, अनपेड थे, पार्टली पेड थे, उसमें से 200 ने 20 रुपीज की कॉल मनी पे कर दी है। तो 200 इंटू 20, 200 शेयर्स पर 20 रुपीज से कितना मिल गया? 6000 की कॉल सीनियर में से 4000 तो कॉल सीनियर रियलाइज हो गया। बचा कितने शेयर जिस पर अभी कॉल मनी नहीं मिली? 100 शेयर पर अभी भी कॉल मनी नहीं मिली। तो अब देखते हैं क्या होगा। एंड रिमेनिंग शेयर फॉरवर्डेड, 200 शेयर पर कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री पास कर देंगे और 100 शेयर पर 4 फीचर की एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद फिर लिखा है सोल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 90% ऑफ देयर कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट को उसकी कॉस्ट के 90% पर सेल कर दिया जाए। इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में चल रहे हैं ₹30,000 पर, और बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट ही है। तो 30,000 का 90% 27,000 बेच दिए गए। बैंक डेबिट 27,000, P&L डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000। 3,000 का लॉस हम भेज देंगे पीएल में। इससे हमारा P&L जो गिवन है 20,000, वो P&L जो 20 गिवन है वो घटकर 17,000 रह जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अब वो 20 नहीं रहा, बल्कि हमने अपने हाथों से उसे 17 कर दिया है पिछली एंट्री में। तो ध्यान रखना होगा कि वो 20 नहीं रहा। उसके बाद यूटिलाइज डिविजिबल प्रॉफिट फॉर रिडम्पशन। हमें डिविजिबल प्रॉफिट को रिडम्पशन में यूज करना है। वो तो हम वैसे भी करते, जो प्रॉफिट डिविजिबल है उसी को तो यूज करेंगे रिडम्पशन में, जो डिविजिबल नहीं है उसको थोड़ा करते। एज पर सेक्शन 55 हम डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज कर सकते हैं रिडम्पशन में, और यही उसने कहा है। रिडीमेबल, redeem the 11% redeemable preference share of which shareholder holding 20 shares were not traceable। जो रिडीमेबल है उन्हें रिडीम करो। तो रिडीमेबल कितने हैं? कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर 11% वाले रिडीमेबल हैं? प्रतीक्षा ने बताया 900। प्रतीक्षा ने बताया 900 है क्या? 900 की हम ड्यू करेंगे एंट्री फॉर रिडम्पशन, क्योंकि 100 को तो हम क्या कर चुके हैं, फोरफिट। उनकी तो पेड अप कैपिटल जो भी थी जब्त कर ली हमने। तो 900 शेयर पर हम रिडम्पशन मनी ड्यू करेंगे। उस 900 में से पेमेंट कितने को दिखा पाएंगे? 880 को दिखा पाएंगे। 20 का पेमेंट ड्यू करके छोड़ देंगे, वो हमारी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वो 20 शेयर जिसके पास थे वो व्यक्ति का हमें पता नहीं मिला, या चेक उसके पते से लौट कर आ गया, जैसा भी मान लें। तो ड्यू करेंगे 900 का, सारी लीगल फॉर्मेलिटी करेंगे 900 की। बाद में पता पड़ा कि पेमेंट तो 880 का ही हुआ, तो हम सब कुछ करेंगे 900 पर, ड्यू करेंगे 900 पर, सीआरआर बनाएंगे 900 के हिसाब से, लेकिन पेमेंट करेंगे 880 का। 20 का पेमेंट अभी छोड़ देंगे। जैसे ही वो शेयर होल्डर का पता पड़ेगा, उसका लेटर आएगा, जो भी होगा उसको हम 20 शेयर पर पेमेंट इमीडिएटली दे देंगे। जब तक न दे वो हमारी करंट लायबिलिटी है। फिर लिखा है अच्छा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू इंप्लीमेंट रिडम्पशन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। तो चलिए एंट्री लिखना शुरू करें। हाँ सर, ये जो एप्लीकेशन हेडिंग है, एप्लीकेशन हेडिंग क्या, एप्लीकेशन हेडिंग, एप्लीकेशन, अरे भाई कहाँ से फंड आया और कहाँ फंड अप्लाई किया? पहले बैलेंस शीट का तरीका होता था सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, कहाँ से फंड आया और कहाँ फंड अप्लाई किया गया, उसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन जो है ना फंड का, वो फंड कहाँ का लगाया गया, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड। चलो एंट्री शुरू करो। तो एंट्री नंबर 1, अच्छा इसमें वर्किंग नोट बनेगा क्या कोई? कौन सा वर्किंग नोट बनाऊं? यस, सीआरआर। बेटा यहां पर फ्रेश इशू है क्या? फ्रेश इशू है क्या? तो थोड़ा रिडम्पशन तो फ्रेश इशू से हुआ है और थोड़ा फ्री रिजर्व से होगा। बताइए कितना फ्री रिजर्व से होगा, कितना बनेगा सीआरआर, कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा? जल्दी से बताइए, दिमाग लगाइए, आइडल मत रहिए, ये सभी के लिए क्वेश्चन है। और उसी पड़ोसी पर मुझ पर डिपेंड मत रहिए, कुछ वजन अपने कंधों पर डालिए। कितना बनेगा सीआरआर, कितना फ्रीजर यूज होगा सीआरआर में जाने के लिए? आर्यन का आंसर आया है, आई थिंक ये करेक्ट है। आर्यन करेक्ट है, नितेश कुमरावत का भी है, रितिशा जैन का भी आंसर करेक्ट है। इधर फेस टू फेस से एक आंसर सही आया है, ऑनलाइन से 3 आंसर सही आए हैं। ओके, साक्षी का भी, साक्षी बंसल का भी सही है।
आदर्श का ठीक नहीं लग रहा मुझे। फेस टू फेस भी कई बच्चों का आंसर बस, ऑनलाइन में भी बच्चे 4-5 की बात बिल्कुल टेम बोल गए। जो 79% मुझे बताया है ऑनलाइन गलत है वो। ब्रजराज पाटीदार का आंसर सही है। फेस टू फेस में क्या आंसर आया? 70,000 बिल्कुल सही है। 70,000। कुणाल बेटा भी गलत है, आपका भी बेटा 70,000 सही है। कैसे? आप कितनी प्रेफरेंस शेयर केवल रिडीम करने वाले हो? 1,000 या 900 शेयर्स? 900 शेयर मतलब 90,000। 90,000 की प्रेफरेंस शेयर केवल रिडीम करने वाले हो, उसमें से प्रोसीड ऑफ शेयर केवल कितनी है? फ्रेश इशू यानी प्रोसीड ऑफ शेयर केवल कितनी है? आप इशू करने जा रहे हो 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो प्रोसीड भले फ्रेश इशू पर 30,000 की होगी, क्योंकि ये 2,000 शेयर 15 रुपीज पे इशू होंगे, तो प्रोसीड 30,000 की होगी, प्राप्ति 30,000 की होगी, लेकिन प्रोसीड ऑफ कैपिटल 20,000 की है और सेक्शन 55 का इंतजाम कर रहे हैं। तो 90,000 है प्रेफरेंस शेयर केवल टू बी रिडीम लेस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, कितना माना जाएगा? 20,000। तो 70 होगा रिडम्पशन आउट ऑफ रिजर्व। लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। मैं नहीं लिख पा रहा हूं, आप लिखिए। आप बनाइए वर्किंग नोट नंबर 1। उसमें लिखेंगे अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाइए और लिखिए अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। जो बच्चे घर पे करने की सोच रहे थे वो भी कर ही लो, क्योंकि इतना टाइम बच जाएगा बेटा। वहां टाइम हम वेस्ट क्यों करें, यहीं पे बना लो उसको। इजी क्वेश्चन है। तो नंबर 1, वर्किंग नंबर 1, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर लिख दिया। उसमें क्या लिखेंगे? नीचे लिखें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 90,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिडीम 90,000। और 90,000 जो लिखा ना बेटा, 90,000 जो लिखा है 90,000, ये आया कैसे इसके लिए ब्रैकेट में दिखाओ उसके नीचे ही। 700 प्लस 200 शेयर्स है ना, 700 प्लस 200 900 एट द रेट ऑफ 10। 700 प्लस 200, क्योंकि 700 पुराने पेडअप थे फुली पेडअप, 200 से कॉल अभी मिल गई, 900 फुली पेडअप हो गए, एट द रेट ऑफ ₹10 ये हो गया 90,000। एट द रेट ऑफ 100। टीचर की गलती तो ऐसे पकड़ते हो जैसे कि कोई आपके हाथ में कुछ गन वन होती तो चला ही देते। तो 90,000 क्या आ गया? प्रेफरेंस शेयर केबल टू बी रिडीम। इसमें से कितना रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू है? और जब ये सेक्शन 55 का इंतजाम चल रहा है, तो फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है? प्रोसीड ऑफ शेयर कैपिटल 2,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये है प्रोसीड ऑफ कैपिटल। 2,000 शेयर पर 10 रुपए की प्रोसीड ऑफ कैपिटल है, 5 रुपए की तो प्रोसीड ऑफ प्रीमियम है, उसको हम यहां नहीं लेंगे। तो 20,000 क्या हो गया? प्रोसीड ऑफ कैपिटल हो गई। प्रोसीड ऑफ कैपिटल 20,000 लेस कर दो, तो बैलेंस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बैलेंस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। बैलेंस रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व ₹70,000। 70,000 का रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू होगा। करेक्ट? ठीक है। यहां से एक बच्चा बोल रहा है 7,000 शेयर, पता नहीं 7,000 शेयर कहां से आ गए इसके। 7,000 शेयर नहीं, 70,000 तो अमाउंट है टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर आउट ऑफ रिजर्व, बराबर। तो 70,000 जाएगा फ्री रिजर्व से सीआरआर में, ये हमने बना दिया वर्किंग नोट। ठीक है। अब कोई और वर्किंग नोट की जरूरत है क्या? किसी और वर्किंग नोट की जरूरत है क्या? नो। अब आप एंट्री लिखना स्टार्ट करो। एंट्री नंबर 1। एंट्री लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से ढूंढो, मैं एंट्री बोलते जाता हूं, आप लिखते जाओ। एंट्री नंबर 1, सबसे पहले क्या किया जाए? 300 शेयर पर रिमाइंडर भेजा जाए कि भाई कॉल मनी पे करो 20 रुपया, नहीं तो तुम्हारा शेयर जब्त कर लेंगे। ये रिमाइंडर भेजने की क्या एंट्री होगी? अच्छा, रिमाइंडर भेजने की कोई एंट्री नहीं होती है? नहीं होती, सिर्फ लेटर जाएगा, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उसमें से 200 पर कॉल मनी मिल गई, तो 200 शेयर पर 20 रुपीज की कॉल मनी मिल गई, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। तो एंट्री नंबर 1 लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर ₹200 शेयर पर 200 शेयर पर कॉल मनी मिली है 20 रुपीज से 4,000। तो 4,000 से एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब बच्चे बोलते हैं नरेशन भी लिखाओ कुछ क्वेश्चन में। बोलिए बेटा, नरेशन देने में तो आप माहिर होंगे, इतनी एंट्री कर लोगे ना बेटा?
आपकी मन पड़े, ठीक है, अब मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ बेटा, ठीक है, एंट्री नंबर 2 शुरू हो जाओ। अब हमने 100 शेयर क्या कर लेना है, फोरफिट कर लेना है बेटा। वो जो शेयर्स इशू किए गए थे, तो एंट्री क्या पास होगी, क्या नाम क्या है इसका, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 100 शेयर पर हम जब 100 शेयर फोरफिट करेंगे बेटा, ये जो फोरफिट किताबें बोलती क्या है, फोरफिचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को जब्त कर लिया। अब शेयर्स को जब्त कर लिया, ये लैंग्वेज मुझे तो नहीं जमती, मुझे नहीं जमती, पर किसी भी किताब ने, किसी भी बुक में, इंस्टीट्यूट ने भी आज तक इस बारे में नहीं कुछ लिखा है। पता नहीं मेरे सामने ये करेक्शन कभी होगा कि नहीं होगा, या मैं गलत सोचता हूँ। कंपनी ने शेयर्स जब्त किया है, या जो उस शेयर्स पर मनी मिली थी वो जब्त की है? शेयर्स थोड़ा जब्त किया, कंपनी अपना शेयर जब्त कर ही नहीं सकती, कंपनी अपना शेयर अपने पास रख ही नहीं सकती, उसने शेयर्स को कैंसिल किया है। जो शेयर्स इश्यू हुआ था उसको कैंसिल किया है, और उस पर जो मनी मिली थी उसको फोरफिट किया है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, कैंसिलेशन ऑफ शेयर एंड फोरफिचर ऑफ मनी। और ये बोलते क्या है, फोरफिचर ऑफ शेयर। पता नहीं ये लैंग्वेज कब सुधरेगी, कौन सुधारेगा, भगवान जाने। आ रहा है, चले आप देखो ना बेटा, हम सोचते कि यार ये सही होगा सर, बेटा बैलेंस शीट एज ऑन चली आ रही है सदियों से, लेकिन अब जाके बैलेंस शीट में क्या कर दिया, अब समझ में आई कि नहीं, एज इट ज्यादा सही वर्ड है। इसका मतलब एज ऑन जैसी चीज पूरी दुनिया ने कितने सालों से एक्सेप्ट की थी, पता नहीं किस महानुभाव को ये जमा की एज इट सही है, और करेक्शन हुआ। तो ये भी करेक्शन पता नहीं कब हो। तो हो सकता है आप में से कोई टैलेंटेड बच्चा कहीं ऊपर पहुंच जाए पोस्ट पर, और उसको चेंज करे कि सर ये क्या चीजें हैं, फोर फीचर ऑफ। तो बेटा हम 100 शेयर कैंसिल करेंगे, का इश्यू कैंसिल करेंगे, और मनी, और जो 100 शेयर पर कितना मिल चुका था, 20 रुपए नहीं मिला था, तो 100 में से 80 मिल चुका था। एक शेयर पर 80, तो 100 शेयर पर 80,000, सॉरी 80 रुपीज से 8,000 में मिल चुका था। तो हम फोर फीचर अकाउंट में क्या डालेंगे, 8,000। तो हमें, और 8 जो हमने शेयर फोरफिट किया, जो मनी फोरफिट की, 8,000 कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, और हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होता है, उसका नाम होगा शेयर फोरफिचर अकाउंट। क्लियर? और 2,000 जो उससे मांग रखा है 100 शेयर पर 20 रुपीज से, उससे मांग रखा है, कॉल सीनियर अकाउंट में डेबिट पड़ा है उससे। कॉल सीनियर अकाउंट मतलब क्या, कि हमें शेयर होल्डर से 2,000 लेना बाकी था। कॉल सीनियर अकाउंट क्या इंडिकेट करता है, कि हमें 2,000 रुपीज लेना बाकी था। अब वो न मिला है न मिलेगा, तो हमें वो शेयर होल्डर का, एक्चुअली बेटा कॉल सीनियर अकाउंट किसका है, शेयर होल्डर का ड्यू अकाउंट है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर अकाउंट है। हे भगवान, ये इशू ऑफ शेयर मैंने नहीं पढ़ाया, पर उसका रेफरेंस तो कहीं ना कहीं ले सकता हूं। बेटा हमें जो कॉल सीनियर है, मतलब अमाउंट जो शेयर होल्डर से लेना बाकी है, तो ये क्या है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर। अब वो बेड डेट्स हो गया, नहीं मिला, तो जो कॉल एनी एरिया हमने डेबिट किया था एज ए डेटर लेना बाकी, उसको क्रेडिट करेंगे। और जब शेयर इशू किए थे तो शेयर के बिल क्रेडिट की थी, तो शेयर के बिल को डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी, नाम लिखो, 11% प्रेफरेंशियल डेबिट 10,000। हम 100 शेयर कैंसिल करने जा रहे हैं, तो 100 शेयर की कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि हम शेयर कैंसिल करेंगे तो कैपिटल डेबिट करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले इशू कर चुके वक्त शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हैं, तो इसके कैंसिलेशन पर शेयर कैपिटल डेबिट होगी। तो एंट्री होगी 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, अमाउंट 10,000, टू कॉल्स इन एरियर 2,000, टू शेयर फॉरफीचर 8,000। 8,000 हमने जो मिला था वो हमने फोरफिट कर लिया। बताओ, शेयर फोरफिट किया या शेयर कैंसिल करके मनी फोरफिट की? एंट्री में क्लियर है कि आप कैंसिलेशन ऑफ शेयर एंड फोरफिचर ऑफ मनी कर रहे हो, लेकिन बोला क्या जाता है, फोरफिचर ऑफ शेयर। ठीक है, बोलने दो। अब ये जो 8,000 है कहां गया, फोरफिचर में। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपने 8,000 रख रखा है शेयर फोरफिचर में, क्यों रख रखा है, क्यों रख रखा है भाई लोग? कि कल को ये 100 शेयर री इशू हुए, उस पर लॉस हुआ,
तो लॉस इसी फोरफिचर वाले प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। पर क्या ये शेयर अब रीइश्यू होने वाले हैं? क्या ये 11% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू होने वाले हैं, रीइश्यू होंगे या अब नहीं होंगे? यदि ये रीइश्यू नहीं होने वाले हैं, यदि ये रीइश्यू होने का कोई चांस नहीं है, तो ये 8000 का अब जब ये शेयर रीइश्यू नहीं होंगे तो रीइश्यू पे कोई लॉस भी नहीं होगा, और रीइश्यू पे लॉस भी नहीं होगा, तो ये 8000 के प्रॉफिट को हमें उस रीइश्यू के लॉस को सेट अप करने की जरूरत भी। तो ये 8000 का प्रॉफिट अब कंफर्म प्रॉफिट है या डाउटफुल? यदि ये शेयर रीइश्यू का चांस होता तो रीइश्यू पे लॉस भी हो सकता था, तो हमें ये प्रॉफिट उस लॉस में सेट अप करना पड़ सकता था। इसलिए हम उस प्रॉफिट को फोरफिचर में बनाए रखते कि भाई कल को रीइश्यू पे लॉस हो तो सेट अप करने के लिए ये प्रॉफिट चाहिए, पर ये प्रॉफिट अब हमें नहीं चाहिए। अब ये प्रॉफिट हमारा जो कंफर्म प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रॉफिट को हमें अब शेयर फोरफिचर से डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में डाल देना चाहिए। तो क्या एंट्री करोगे? शेयर फोरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अब ये शेयर रीइश्यू जो फोरफिट हुआ है, ये अब इसके कोई कैंसिलेशन के रीइश्यू के कोई चांस प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो हम शेयर फोरफिचर को डेबिट करके कैपिटल रिजर्व में इसको क्रिएट कर देंगे। और जब तक ना कहे इसको हम डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं मानेंगे, इसको हम डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं मानेंगे। क्या ये फ्री रिजर्व है कैपिटल रिजर्व? ये वाला फ्री नहीं है, इसको पढ़ा रहने देंगे कैपिटल लॉस सेट अप करने के लिए। हटाओ इसको। तो हमने फोरफिचर की मनी को कैपिटल रिजर्व में क्यों डाला, समझ में आया? लॉजिक हर चीज का होना चाहिए, हर एंट्री के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मैंने आपको एंट्री बताई। शेयर केबल प्रेफरेंस शेयर आपने जब फोरफिट किया था तो शेयर केबल डेबिट क्यों की थी? क्योंकि हमने शेयर कैंसिल किया। कॉल इन एरिया को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जिस व्यक्ति से शेयर होल्डर से लेना बाकी था उससे लेना बाकी नहीं रहा, तो उसका अकाउंट कैंसिल करो। और हमें 8 का जो प्रॉफिट हो गया वो डाल दो शेयर फोरफिचर में और बाद में डाल दो कैपिटल में। उसके बाद ये भी हो गया। अब फ्रेश इशू की एंट्री पास कर दो। 2000 शेयर इश्यू किए जा रहे हैं 10 रुपीज वाले 15 रुपीज पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। अब अनुज बोल रहा है सर कभी ना कभी तो रीइश्यू होगा। अरे बेटा, जब हमने बाकी शेयर कैंसिल कर दिए, रिडीम कर दिए, तो क्या 100 शेयर रीइश्यू करोगे? 100 शेयर उस पर डिविडेंड दोगे और फ्यूचर में फिर उसको रिडीम करोगे? जब सारे के सारे शेयर रिडीम ही कर दिए तो हम ये रीइश्यू क्यों करेंगे फ्यूचर में? ये बताओ ना मुझे। और वही तो मैंने कहा था कि अभी रीइश्यू कभी नहीं होगा। जब 900 शेयर रिडीम कर दिए गए तो 100 शेयर फिर इश्यू करके क्या करेंगे हम? तो 100 शेयर कभी भी रीइश्यू नहीं होने वाले। तो बैंक डेबिट 30,000। देखिए ये एंट्री है ना, अगल बगल ढूंढ रहे हैं बच्चे। आश्चर्य होता है सीए इंटरमीडिएट के उस बच्चों पर जो ये एंट्री सुनने के बाद, समझने के बाद अगल बगल ढूंढ रहे हैं कि सर ने बोला था, सुना नहीं, वो पड़ोसी को देख के लिख रहे हैं। क्या होगा बताओ? इंटरमीडिएट जिसे एग्जाम फेस करने जा रहे हो और आपको एक 2000 शेयर 10 वाला 15 इशू हो रहा है, उसकी एंट्री लिखते नहीं बन रही है, उसके लिए पड़ोसी की कॉपी देख रहे हो। इससे समझ में आता है कि आपका लेवल ऑफ वर्क, हार्ड वर्क क्या है घर पर। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। अमन बेटा, मैंने अभी बोला कि ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट है, ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए यूज नहीं होगा। मैंने आपको बोला था बेटा, सुना करो बेटा। जो चीज एक बार सुन लोगे तो शायद डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आधे डाउट तो वो होते बेटा कि जो चीज मैंने बता दी वही चीज पूछते हो बेटा। जब मैंने बता दिया कि वो कैपिटल प्रॉफिट जो हुआ है ये शेयर के फोरफिचर से हुआ है, ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इससे सीआरआर कैसे बना देंगे? हाँ, अगली इन्वेस्टमेंट बेस दो। इन्वेस्टमेंट बेस दो कितने में? 30,000 वाले बुक्स में है वो 30,000 के 90% पे वो रियलाइज कर लिए गए। बैंक डेबिट 27,000, पीएनएल डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट 30,000। ये इन्वेस्टमेंट बेसिक एंट्री होगी। फिर से बोलूं? अब अब हम क्या करें? जो 900 शेयर फुली पेड हो चुके हैं, 900 शेयर फुली पेड हो चुके हैं, तो उनको ही रिडीम करेंगे। तो लिखिए 11% प्रेफरेंस शेयर केबल डेबिट। 900 शेयर मतलब 90,000 की प्रेफरेंस शेयर केबल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि 100 शेयर को तो हम कैंसिल कर चुके, अब 900 बचे। तो 11% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर केबल डेबिट 90,000।
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, पूरा लिखना हो तो पूरा लिखो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट कितना? 900 शेयर पर 9000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या भाई असीम भाई, क्या क्या अनाउंसमेंट लेके आ रहे हैं? आईपैड तो नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ा। हमारी टेक्निकल टीम में 3 3 बंदे हैं सभी। यस, कर लिया बेटा, ड्यू कर दिया क्या? कितना टू प्रेफरेंस होल्डर कितना लिखा? 99,000 लिखा टू प्रेफरेंस होल्डर, लिख दिया। अब ये जो प्रीमियम दी ना आपने 9000 की, इसको अभी अभी आपने डेबिट किया है ना, ये लॉस आपको इमीडिएटली सेट ऑफ करना पड़ेगा, इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो ये प्रीमियम और रिडम्पशन जो आपने अभी भी डेबिट करी उसको करो क्रेडिट। और कहां से सेट ऑफ करोगे? आप जलर से भी कर सकते हो, कर दो। वैसे आपके पास 36 शेयर का वो भी तो है कैपिटल रिजर्व, वो भी तो अवेलेबल है रिडम्पशन के लिए। आपकी इच्छा हो कहां से करें? चलो जनरल से कर दो। जनरल सर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 9000। आपने 9000 की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या किया? जनरल से सेट ऑफ कर दिया। तो क्या एंट्री की? जनरल डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 9000। आपने जो लॉस बुक किया था पिछली एंट्री में, वो लॉस आपने रिवर्स करके सेट ऑफ कर दिया जनरल से। अब वो लॉस अकाउंट आपने खत्म हो गया है ना बेटा। अब हो गया, अब क्या करें? पेमेंट करने के पहले सीआरआर की डालने की एंट्री भूल गए। पेमेंट सबसे लास्ट में करना चाहिए, पेमेंट की जल्दी क्यों करते हो? पेमेंट सबसे लास्ट में होगा। सीआरआर बना दिया क्या आपने? पहला वर्किंग नोट खा गए आप लोग? बेटा पहला वर्किंग नोट तो याद ही नहीं आपको, जो हमने काफी देर पहले बनाया था। कितने का सीआरआर बनेगा? 70,000। वो तो बनाओ बेटा। तो एंट्री होगी, पहले यूज करो, कैपिटल यूज कर लो बेटा। 36,000, 36, क्योंकि क्वेश्चन ने 36 के लिए ही कहा है कि ये 36 डिविडेंड के लेवल है, तो बस इसी को यूज करो। तो क्या एंट्री लिखोगे? कैपिटल रिजर्व 36,000। अब बेटा जनरल रिजर्व था कितना? 40, उसमें से 9 गया, बचा 31। 31 यूज कर लो, ये भी यूज कर लो 31। और कुल कुल कितना सीआरआर भेजना है? 2 सीआरआर कितना है? 2 सीआरआर 70,000। 2 सीआरआर जगह छोड़ दो, 2 सीआरआर 70,000, 70,000 भेजना है सीआरआर में। 70 में से कितना यूज कर लिया आपने? 67। कितना कम पड़ रहा है? ये ले लो प्रॉफिट एंड लॉस से, पीएनएल डेबिट करो 3000। पीएनएल को सबसे आखिरी में करो, क्योंकि पीएनएल सबसे ज्यादा फ्री रिजर्व है, उसको फ्री ही रहने दो। फ्री रिजर्व को फ्री ही रहने दो जितना संभव होता ना। तो हमने पीएनएल सिर्फ 3000 यूज किया और सीआरआर बनाया है 70,000 का। तो एंट्री हो गई, कैपिटल रिजर्व डेबिट 36,000, जनरल रिजर्व डेबिट 31,000, पीएनएल डेबिट 3000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ₹70,000। ठीक है। अब आपको जिसकी जल्दबाजी थी, क्या एंट्री कर दो? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 90। ओ यस यस यस, मैं भूल गया था बेटा। हमने ड्यू कितना किया था? 99,000। 99,000 ड्यू किया था कितने शेयर्स पर? 900 शेयर पर। लेकिन हम पेमेंट करेंगे 880 शेयर का। तो ड्यू करेंगे 900 शेयर पर 99,000 डिवाइड बाय 900 इंटू 880, 96,800 ही पेमेंट करेंगे, 20 का पेमेंट छोड़ देंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक एंट्री कितने से होगी? 96,800। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैंक एंट्री सिर्फ 880 शेयर्स पर होगी, तो वो हो रहा है 96,800। नितेश और प्रतीक्षा सही है बेटा, बस एक जीरो ज्यादा लग गया नितेश आपका। 96,800 एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैंक 96,800। ये हमने पेमेंट कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो पूछे जा रहे हैं लोग। कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ बेटा।
प्रेफरेंस टू बैंक कैसे आई बेटा? 90 हमें 900 शेयर पर देना कितना है? 99,000। एक वर्किंग नोट बना लो, चाहो तो लिख लो बेटा कॉपी में। आपको अमाउंट कैसे आया जरा देखना है तो देखो लेगा। आपको अमाउंट ड्यू कितना किया था बेटा? आपने 99,000 ड्यू किया था। कितने शेयर्स पर किया था? तो 99,000 डिवाइड बाय करो 900 शेयर्स इनटू तो बेटा डिवाइड बाय 900 करो इनटू 880। 900 पे इतना तो 880 पे कितना? वो आगे 96,800। बस ऐसे आ जाएगा। चेक तो पूरे का भेजा था, पर मैंने चेक पूरा भेजने की एंट्री करूं और बाद में 20 के चेक आने की वापस एंट्री करूं, इसलिए मैंने नेट एंट्री कर दी। देवेन भाई मैंने आपको कल भी बताया था, कोई दिक्कत नहीं। पहले 900 की एंट्री करेंगे, फिर 20 के आने की एंट्री पास करेंगे। ऐसा करना जरूरी नहीं हम, क्योंकि नेट एंट्री पास कर रहे हैं। हम डेट वाइज नहीं कर रहे हैं। डेट वाइज नहीं करें। वैसे भी हम जब चेक भेजते हैं तो एक दिन में नहीं, कई दिन भेजते हैं, तो हर बार एंट्री करेंगे। ऐसा थोड़ा होगा हम क्वेश्चन में 8 एंट्री करेंगे चेक भेजने की। तो वो हम नेट एंट्री पास करें। 200 का लिए पेमेंट गया, 20 का पेमेंट वापस आ गया। अल्टीमेटली 880 के चेक ही क्लियर हुए, तो हमने 880 की एंट्री पास की। एग्जाम में वही करना है अपने को। एनी डाउट? अब बैलेंस शीट का क्या करें? एक बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट जैसा, एक काम करो, बैलेंस शीट यदि मैं लिख पाता, और आपको मैं तो लिख सकता हूं, लेकिन आपको 2 मिनट देख लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ कभी दिखेगी ना? चलो लिखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट की स्टार्टिंग करते हैं हम। कंपनी का नाम क्या है? कंफर्टेबल लिमिटेड। यस। तो ऊपर लिखो बैलेंस शीट ऑफ कंफर्टेबल लिमिटेड इज 8। रिडम्पशन, ये बैलेंस शीट जो दी है उसी दिन रिडम्पशन हो गया ना? क्या डेट दी है? 31 मार्च 2018। और ये बैलेंस शीट बन रही है आफ्टर रिडम्पशन। ये बैलेंस शीट बन रही है आफ्टर रिडम्पशन। बैलेंस शीट ऑफ कंफर्टेबल लिमिटेड ब्रैकेट में आफ्टर रिडम्पशन एज एट 31 मार्च 2018। क्या लिख लिया बेटा? थोड़ा स्पीड कुछ तो मेंटेन करो, कुछ तो ख्याल करो अपने टाइम का। अब यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ नोट नंबर और यहाँ अमाउंट, ये है बैलेंस शीट की हेडिंग, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। यहाँ पर पहला आएगा हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये है हेडिंग लाइबिलिटी साइड का। ये हेडिंग लाइबिलिटी साइड का, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसमें नंबर 1 होता है, इसमें नंबर 1 होगा
होल्डर फंड, ये होल्डर फंड, इसमें ए शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए नोट नंबर 1, तो रिजर्व सरप्लस की नोट नंबर 2, शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1, तो रिजर्व सरप्लस के लिए नोट नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ नहीं है ना मेरे ख्याल से, बस बैलेंस शीट में यही है ना। लाइब्रेरी साइड में मतलब बस दो के अलावा तीसरी चीज है ही नहीं, बस यही हो जाएगा टोटल। वैसे यहाँ इसके बाद आती है नॉन करंट, वैसे यहाँ पर इसके बाद बैलेंस शीट में क्या आती है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब, हाँ हाँ ठीक है, तो लिखते हैं अपन नॉन करंट लाइबिलिटी। चलो लिखो नॉन करंट लाइबिलिटी, जो कि हमारे इसमें जीरो है, नील है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और फिर इसके बाद आती है करंट। नॉन करंट लाइबिलिटी जीरो होगी बेटा, लेकिन फिर करंट लाइबिलिटी भी लिख देंगे यहाँ पर, और इसका टोटल, ये इसका बाहर टोटल हो जाएगा। बस ये हो गया टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड। नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद करंट लाइबिलिटी और फिर टोटल। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर करंट लाइबिलिटी। अब इधर शुरू होगी असेट साइड, अब इधर शुरू होगी असेट साइड। असेट साइड, ये हेडिंग है असेट साइड का, असेट। इसमें सबसे पहले क्या आती है, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसमें उन्होंने क्वेश्चन दे रखी शायद फिक्स्ड असेट दी है। इसमें प्रॉपर्टी, अच्छा इतना डिटेल में जाऊं क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इतना काफी बहुत है अभी, क्योंकि इस चैप्टर में वो बैलेंस शीट में उतनी एक्यूरेसी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यदि वो क्वेश्चन कंपनी फाइनल अकाउंट वाला होगा तो चलेगा, उन्होंने चलेगा इतना। और इसके बाद करंट असेट्स, करंट असेट ले लेते हैं। करंट असेट में इन्होंने दी है वर्किंग कैपिटल, वो हमको लिखनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल ही, वो लिखेंगे बाद में। चलो ये हो जाएगा टोटल। और इस टोटल के बाद आती है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। बैलेंस शीट के बाहर क्या आती है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है उसको नील कर दो। अब बना लिया फॉर्मेट यहां तक, शुरू करूं आगे। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 फॉर शेयर कैपिटल, नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल, नोट 1 फॉर शेयर कैपिटल। बेटा इसमें सबसे पहले आएगी अथोराइज्ड, जो क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, जो हमें गिवन नहीं है, छोड़ दीजिए। हाँ बेटा वो सब चलेगा। अब इधर इसके बाद इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, चलेगा इतना शॉर्ट में। इसमें हम लिखना शुरू करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले इसमें आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने इक्विटी शेयर पुराने थे, पहले से थे, 1,00,000 शेयर केबल थी। कितने रुपए वाले, 10 रुपीज वाले। 1,00,000 शेयर केबल कितने रुपीज वाली थी, अरे 1,00,000 मुझे पता है रुपीज 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 पर, इसके
जो नए शेयर इशू किए वो कितने वाले किए, तो पुराने वाले भी कितने के होंगे। बेटा इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो ना, जब नया शेयर कंपनी ने इशू किया है 2000 शेयर 10 वाला, तो पुराना शेयर भी कितने का होगा, 10 का ही होगा ना। इसमें तो कॉमन सेंस की बात है ये। जब क्वेश्चन ने नहीं दिया तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाकर ढूंढना तो पड़ेगा कितने शेयर हुए। पहले शेयर की बिल कितनी थी, ₹1,00,000, कितने रुपए वाली, तो कितने नंबर ऑफ शेयर थे पहले, 10,000। अभी अभी कितने और इशू किए, 2000, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, तो यहां लिखो 12,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each fully paid। ये हो गया ₹1,20,000। ये होगी इक्विटी शेयर केवल 120। अभी अभी 2000 शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर पुराने थे, पुरानी शेयर केबल थी 1,00,000, अभी अभी हमने 20 की और इशू की थी, शेयर केबल होगी 120। प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले रिडीम हो चुके हैं, 11% वाले, कौन से बचे हुए हैं, तो ये थी इक्विटी शेयर केबल नंबर 1 और इसमें नंबर 2, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹1,00,000 है ना ये अभी रिडीम नहीं हुई है। 11% वाले का रिडम्पशन हुआ है, इसका नहीं हुआ, अभी इसकी ड्यू डेट नहीं आई होगी, इसका टेन्योर अभी फिनिश नहीं हुआ होगा। तो ये हो गई पेड अप शेयर कैपिटल 220 की है पेड अप शेयर कैपिटल। ये पेड अप शेयर कैपिटल 220, ये आपकी बैलेंस शीट में यहाँ जाएगी शेयर कैपिटल के आगे, शेयर कैपिटल 220, शेयर कैपिटल 220 आपकी आ जाएगी। अब बचा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस हटाओ इसको, नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस का, नंबर 1 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सबसे पहले लिखो कैपिटल रिजर्व, चलो कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 36,000 था, 36,000 था कि नहीं था, इसमें एड शेयर फोर फीचर से कितना आया था, इसमें 8,000 तो शेयर फीचर से आया था, और लेस ट्रांसफर टू सीआरआर कितना हुआ था इसमें से 30, तो बचा कितना 8,000, ये बाहर आ गया, ये हमने दिखा दिया कैपिटल रिजर्व 8,000 कैसे आया वो दिखा दिया। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये मूवमेंट दिखाना पड़ता है, रिजर्व में कितना था, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, ये मूवमेंट सब दिखाना जरूरी है एज पर शेड्यूल 3। इसके नंबर 2 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओपनिंग कितना था, ओपनिंग था क्या ये, इसमें कितना आया 70,000, 70 आया ना, ये 70 बस ऐसे ही दिखा दो चलेगा, क्योंकि इसमें मूवमेंट है ही नहीं ना, चलेगा 70 ऐसे दिखा दो बस शॉर्टकट। 3 इक्विटी प्रीमियम आई क्या, पुरानी कितनी थी, पुरानी कितनी थी प्रीमियम क्वेश्चन पे, 6,000 पुरानी थी। एड फ्रेश इशू से कितनी आई, फ्रेश इशू से आई है इस साल 10,000, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़कर हो गई 16,000। फोर्थ जनरल रिजर्व, ओपनिंग कितना था 40,000, इसमें से लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसमें 9,000 हमने लेस किया,
वो लेस हुआ 9,000, और लेस ट्रांसफर टू CRR, ट्रांसफर टू CRR बचा हुआ 31 वहाँ भेज दिया, रिजर्व हो गया 0, जनरल रिजर्व हो गया 0। फिफ्थ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गिवन था 20,000, लेस लॉस ऑन सेल -3, लेस ट्रांसफर टू CRR 3,000, बचा 14,000। और कुछ बचा क्या? टोटल रिजर्व सरप्लस 1,90,000, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000 का आ गया टोटल रिजर्व सरप्लस। ये 1,08,000 दिखा दो यहाँ पर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 1,08,000। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी क्या है? नील। करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? करंट लाइबिलिटी में देखो, आपने एंट्री पास की थी, आपको अपनी कॉपी देखनी पड़ेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आपने क्रेडिट कितना किया था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्रेडिट किया था आपने 90। कॉपी में देखो भाई लोग, कॉपी में देखो, समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है। 99,000 क्रेडिट किया था, पर उनको पेमेंट कितना किया था? 96। कितना पेमेंट देना बाकी रह गया उनको? 2,200 देना बाकी रह गया। ये जो देना बाकी रह गया प्रेफरेंस शेयर को, ये हमारी करंट, तो करंट लायबिलिटी में लिख दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वैसे इसका एक सब हेड होता है ना, अदर करंट लायबिलिटी, इसमें होता है सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, पर एग्जाम में यहाँ चलेगा क्योंकि हम इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना बचा? 2,200, ये होगी अदर करंट लायबिलिटी। शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होता, हम पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंट फाइनल अकाउंट में, अभी नहीं। हाँ, अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट कितनी है? फिक्स्ड एसेट 2,07,000, 260, ये मैंने दिखा दी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट है या खत्म? अब करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल कितनी दी हुई थी क्वेश्चन ने? करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल लिखना हमारी मजबूरी है। पुराने हमारे में वर्किंग कैपिटल ऐसे आती थी, लेकिन अब तो हमारा आता है ना डेटर, स्टॉक, कैश इक्विवेलेंट आता है, पर हमें वर्किंग कैपिटल दिखानी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए बनेगा वर्किंग नोट। वर्किंग कैपिटल गिवन कितनी है बिफोर रिडम्पशन? 1 लाख, ये है गिवन बिफोर रिडम्पशन। अच्छा, इसी में कैश बैंक शामिल है कि नहीं वर्किंग कैपिटल में? इसी वर्किंग कैपिटल में कैश बैंक शामिल होगा। अब यदि कैश आई तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी, और कैश गई तो वर्किंग कैपिटल घटी। तो हमें इसमें कॉस्ट इन अरियर कितना मिला? कॉस्ट इन अरियर कितना मिला? इससे हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हुई? कैश बैलेंस बढ़ गया, और कैश बैलेंस किस में शामिल है? हमारे वर्किंग कैपिटल में, तो ये हमने जोड़ दिया। कॉस्ट इन अरियर रियलाइज हुआ, जोड़ दिया। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्रोसीड है 30,000, जिसमें 10 शेयर की प्रीमियम भी है और 20 की कैपिटल भी है। कुल मिलाकर हमें 30 का कैश मिला, इससे हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 27 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उससे हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। और कहीं से कैश आई क्या? नहीं है ना, बस लेस करो पेमेंट टू
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना पेमेंट कर पाए थे? 96 का पेमेंट कर पाए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या आ गई क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस। मैंने बताया ना बेटा, पुराने जमाने में जो बैलेंस शीट बना करती थी तो वर्किंग कैपिटल को असेट में दिखाया करते थे, लेकिन उसमें करंट असेट भी शामिल है, करंट लायबिलिटी, पर ब्रेकअप दिया हुआ नहीं है। आप चाहकर भी इसको कैसे कर पाओगे? तो हमने ऊपर दिखा दिया अलग से, जिसको अलग दिखाना पॉसिबल था अलग दिखा दिया, जिसको नहीं दिखा पा रहे उसको नेट दिखा दिया। जितना सही कर सकते हो उतना सही करो, जो नहीं कर पा रहे उसको नेट करो। कितना बचा? ये वर्किंग कैपिटल आ गई। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब 70,200 आ गया। ये दिखा दो बैलेंस शीट की इधर। डेली हो गया टोटल 3,30,200 टोटल, और 3,30,200 टोटल। टाइम अपना कितना 10:30 तक था क्या? बना भी बचे ना अपने पास। अब कोई और बैलेंस शीट बनवाना तो बनवा लो, या बना लोगे बैलेंस शीट तो कोई बैलेंस शीट बना सकते हैं आप। कौन से क्वेश्चन की? फर्स्ट क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना लेंगे, बनवा दूं? यही जैसे मैंने बताया चेंजेस कर करके बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने है, उसी में आपको अमाउंट चेंज करके लिखना है बस, वो तो और इजी है। इसमें तो बहुत सारे चेंजेस थे, वो तो और आसान है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमने, अब आप देखिए क्लास वर्क का थर्ड, फोर्थ थर्ड तो हो गया ना, क्लास वर्क का फोर्थ देखिए। क्लास वर्क का फोर्थ बेटा, रिजर्व सरप्लस का वर्किंग नोट में बता चुका हूँ बेटा, थोड़ा स्पीड से लिखा करो। अब बाकी बच्चे एक बच्चे के लिए रुक नहीं पाएंगे बेटा। मैंने बहुत आराम से लिखा है, धीरे धीरे लिखा है, तो उतना टाइम आपको भी लगना चाहिए था। उसके बाद मैंने दूसरी बार उसको अप एंड डाउन भी किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ट्रिनिटी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011। उसमें देखो, फिक्स्ड एसेट ग्रॉस ब्लॉक 3 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन घट चुका है 1 लाख, डब्ल्यूडीवी बची है 2 लाख। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पढ़ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट है ₹1 लाख के। इधर करंट असेट्स लोन से एडवांसेस में इन्वेंट्री है 45 की, ट्रेड रिसीवेबल है 25 की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैंक है 50 का। इधर अथवाइज केबल भी दी है और इश्यूड भी दी है। इश्यूड में देखो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ₹1 लाख के, और इक्विटी शेयर भी 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 1 लाख के हैं। 1 लाख की प्रेफरेंस है, 1 लाख की इक्विटी है, और दोनों ही फुली पेड है। इधर रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 120 है जो फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, पीएनएल 18,500 जो फ्री रिजर्व है, और करंट लाइबिलिटी में 11,500 दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी 11,500 की है। इधर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ऊपर तो क्या था, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 11, और ये कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 द कंपनी मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 35,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग 20,000 डेप्रिसिएशन। 35,000 का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कंपनी ने ईयर 11-12 में 35 का प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट दिया है 2011-2012 का, मतलब बैलेंस शीट दी है उसके 1 साल बाद का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ। कई लोग घोर आश्चर्य से मुझे देख रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हो बेटा, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, इसमें क्या समझाऊं? कुछ गलत बोला हो तो मुझे बताओ। ध्यान देना नहीं क्वेश्चन पर, और अचानक से। तो बैलेंस शीट कब की दी है? बैलेंस शीट 5, और प्रॉफिट 12 का नहीं, 11-12 बोलो, बहुत बड़ा फर्क होता है। कितने आलसी हो, मतलब 11-12 बोलना है, 12 बोल दो, सर अपने आप समझ जाएंगे।
क्या करोगे आप लोग? इधर बीए करेंगे, जितने आलसी उसके से उससे तो बीए भी नहीं होगा। इसलिए बड़ा थोड़ा अलर्ट हो जाओ। देखो मुझे, देखो मैं आपसे थोड़ा ही बड़ा हूँ, लेकिन मैं कितना अलर्ट, कितना एक्टिव, कितना हैंडसम, कितना स्मार्ट हूँ। अब मेरी तारीफ सुबह सुबह क्या करूँ, मतलब तारीफ करने में शर्म आती है, पर क्या करूँ, आपको बताना तो पड़ेगा। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिगार्ड टू कंपनीज ऑपरेशन। ये कंपनी में साल भर में क्या क्या हुआ। प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 वाज पेड। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया। प्रेफरेंस डिविडेंड देने से क्या क्या होगा। गनीमत है। इन्होंने क्या करा, ये क्वेश्चन पुराने जमाने का है, थोड़ा पुराने जमाने का, बहुत नहीं, जो हमारे जमाने का क्वेश्चन है ये। तो वो बच्चों को है ना, बच्चे बड़े मेहनत कश, बहुत, अब क्या वो तारीफ करूं उस समय की बच्चों की, क्योंकि मैं उस समय में था। उस समय में उन्होंने इसकी बैलेंस शीट पूछी थी, और अब उनको पता है कि बच्चे कैसे हैं, जो ईयर 11-12 को 12 बोलते हैं। ऐसे बच्चों से उम्मीद क्या करूं बैलेंस शीट की। उन्होंने अब नए क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछना बंद कर दिया। देखो नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रिडम्पशन एंड इशू ऑफ बोनस शेयर। बस क्या पूछिए सिर्फ। एक्चुअल में क्वेश्चन बना काहे के लिए था, बैलेंस शीट के लिए। और बैलेंस शीट भी कब की, 1 साल पहले की दी है। बैलेंस शीट दी 1 साल पहले की, ट्रांजेक्शन दी है उसके 1 साल आगे के, और बैलेंस शीट पूछी 1 साल बाद की। तब मजा आता बैलेंस शीट बनाने में। अब क्या खाक मजा आएगा। अब तो एंट्री पास करो और खत्म। अब एंट्री में तो कोई दम है ही नहीं। पर मैं क्या करूं, क्वेश्चन में नहीं पूछा बैलेंस शीट, तो मैं क्यों बनाऊं। प्रॉफिट हुआ उसका क्या इफेक्ट होगा, डिविडेंड दिया उसका क्या इफेक्ट होगा बैलेंस शीट पर, ये मेन था। नहीं भाई, जो 11-12 को 12 बोलते हैं उसको मैं क्या बैलेंस शीट बताऊं। सुनो, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया गया, इससे प्रॉफिट भी कम होगा और बैंक बैलेंस कम होगा। इधर एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, other current assets and current liability as on March 12 was same as was on March 11। मतलब ये मेरे समझाने का मुद्दा नहीं है, ये आपके सिर्फ पढ़ने की देरी है। तो इसको भी समझा दो। क्या आ गया, पसीना आ गया, ये समझ में आ गया। जो सारी की सारी करंट असेट और सारी की सारी करंट लाइबिलिटी जो 1 साल पहले थी, वो 1 साल बाद भी एज इट इज है। ये बैलेंस शीट बनाने में काम आता। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, कैश एंड बैंक चेंज हुआ है, बाकी सब डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री जो 1 साल पहले थी वही 1 साल बाद में भी है। बैलेंस शीट पूछी होती तो ये बात जरूर जरूर काम आती। आगे, कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर 10% की प्रीमियम पर रिडीम किए गए, यानी 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर के बिल को 10,000 की प्रीमियम देकर पेमेंट किया गया। कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। ये बोनस शेयर हमने चैप्टर पढ़ा नहीं, इसमें बोनस की एंट्री पूछी है। टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट ऑफ रिडम्पशन, कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए कैश अरेंज करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट 90% में बेचे हैं बस। अब देखो, आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है रिडम्पशन की और इशू की। रिडम्पशन और इशू की करनी है, बाकी वो डिविडेंड दिया, इनकी किसी की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एंट्री पूछी है रिडम्पशन की और बोनस इशू की। बोनस की हम अभी नहीं कर पाएंगे, रिडम्पशन की हम अभी कर लेंगे। सिर्फ एंट्री पूछी रिडम्पशन की। अब क्या इसमें कोई फ्रेश इशू है, नहीं है, वो तो बोनस शेयर इशू है। फ्रेश इशू तो है, बोनस इशू है, पर उसमें कोई प्रोसीड नहीं है। बोनस शेयर तो फ्री में इशू होते हैं, तो कोई भी फ्रेश इशू नहीं है रिडम्पशन के पर्पस के लिए, जिससे कुछ मनी आई हो। तो यहाँ पर सारा का सारा रिडम्पशन, पूरा का पूरा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, आउट ऑफ फ्रीजर होगा, सीआरआर बनाना पड़ेगा, और हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट शायद अवेलेबल भी होंगे। तो हमें फ्रेश इशू की एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रेश इशू है ही नहीं। तो सारा रिडम्पशन होगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व, और उसके लिए बनाना पड़ेगा सीआरआर। करेक्ट। तो ठीक है, आप पहला वर्किंग नोट बनाओ। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 देखिए, आपका प्रेफरेंस कितने हैं, 1 लाख, उस पर प्रीमियम कितनी देनी है, 10,000। तो बेटा ये 10 की प्रीमियम कहाँ से सेटअप करोगे, जनरल रिजर्व से। अरे पर जनरल रिजर्व भयानक है हमारे पास, 1,20,000 का रिजर्व में से कितना कम हो जाएगा, 10,000 की प्रीमियम सेटअप कर लेंगे जनरल, फिर भी हमारा जनरल रिजर्व 1,10,000 बचा रहेगा। फिर हम, क्योंकि हम प्रेफरेंस से रिडीम करने जा रहे हैं 1 लाख, तो सीआरआर भी बनेगा 1 लाख का रिडम्पशन करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के बिल का, और फ्रेश इशू 0 है, तो 1 लाख पूरा का पूरा बनेगा सीआरआर।
और उसके लिए हम 1 लाख का यूज करेंगे जनरल, 1 लाख का जनरल रिजर्व डाल देंगे CRR में। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर केबल को डेबिट करेंगे, प्रीमियम को डेबिट करेंगे और प्रेफरेंस होल्डर 110 दिखा देंगे और फिर उनका पेमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बुक्स में है 10 इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के 90 में बेच देंगे। ये कैश अरेंजमेंट है तो बैंक डेबिट 90,000, P&L डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। बस ये एंट्री पास करनी है। चलो लिखो, कोई दम वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें, तो कोई फ्रेश इशू भी नहीं है। आपका CRR कितना बनेगा 1 लाख, प्रीमियम को सेटअप कर लोगे जनरल रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट बेच दोगे 10 के लॉस पर और लॉस डाल दोगे P&L में, प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दोगे रिडम्पशन के लिए और उसको फिर पे कर दोगे, खत्म। हाँ, बैलेंस शीट उन्होंने नहीं पूछी 1 साल बाद की, क्योंकि 1 साल बाद की बैलेंस शीट बनाना मतलब कंपनीज फाइनल अकाउंट चैप्टर पे जाना और सिंगल एंट्री भी यूज करना होता है। इसमें सिंगल एंट्री का फंडा भी लग जाएगा और बैलेंस शीट बनाने के लिए कंपनीज फाइनल अकाउंट का फंडा भी लग जाएगा, और ये चैप्टर तो है ही सही, रिडम्पशन और बोनस इशू। बेटा अब किसी भी हाल में वो बैलेंस शीट पूछने वाले नहीं आप लोगों से। जब मॉड्यूल ने जानते बूझते क्वेश्चन से बैलेंस शीट हटा दी, आप समझ सकते हो इंस्टीट्यूट आप पर कितना मेहरबान है। इंस्टीट्यूट आपको क्या मानता है समझ गए होंगे आप लोग। बैलेंस शीट हटाकर उन्होंने शो कर दिया कि बैलेंस शीट ICAI क्या मानता है आपको। मासूम बच्चे जिनसे ज्यादा मेहनत मत कराओ, मासूम बच्चे हो आप लोग, नहीं बनाओगे बैलेंस शीट, क्या टेंशन मत दो इन बच्चों को, नहीं तो बच्चे हैरान परेशान हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बैलेंस शीट हटा ली 1 साल बाद की। जो बनाना चाहे वो बना ले, जो बनाना चाहे वो बना ले, उनको मैं हिंट दे देता हूं। उनको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैश लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक वही है, डेटर वही है, क्रेडिट वही है, लेकिन कैश बैंक निकलेगा। नया कैश बैंक निकालने के लिए क्या करो, ओपनिंग कैश बैंक ले वर्किंग नोट में। फिर जो प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 35, उस पर डेप्रेशन जोड़ो, ये आ गया कैश प्रॉफिट, 55,000 का कैश प्रॉफिट है। तो आपके कैश प्रॉफिट से आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, जितना आपको प्रॉफिट हुआ उससे आपका कैश बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट प्लस डेप्रेशन, क्योंकि डेप्रेशन नॉन कैश चार्ज, तो जो आपका कैश प्रॉफिट है दैट इज 55,000, उससे आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर जो आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया उससे कैश बैलेंस कम करो और उधर रिजर्व सरप्लस P&L भी कम करो। प्रेफरेंस डिविडेंड देने से प्रॉफिट भी कम होगा और बैंक बैलेंस भी कम होगा। फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेचे उससे बैंक बैलेंस बढ़ाओ, फिर आपने रिडम्पशन किया उससे बैंक बैलेंस कम करो, और फिर जो बैंक बैलेंस आया वो आएगा बैलेंस शीट में। और उसके बाद बोनस शेयर की एंट्री तो मैंने आपको बताया ही नहीं, जो कि समझाया ही नहीं। अरे बेटा गधा मानते ऐसा थोड़ा बोला, ये बोला कि हमको गधा मानते ICAI वाले। नहीं ऐसा नहीं बेटा, मैं तो बोल रहा हूँ कि ICAI वाले आपको बड़ा मासूम मानते हैं, कि इन मासूम बच्चों को ज्यादा कष्ट मत दो। ना बुद्धू मानते हैं ना गधा मानते हैं। बेटा मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, देख लो आके, किसी को विश्वास नहीं हुई मैं बुद्धू और गधा बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा बेटा। देखो ये आपकी फ्रेंड ही बोल रहे हैं कि सर हमको ऐसा मानते क्या, नहीं बेटा वो आपको मासूम मानते हैं। बेटा आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड ही ऐसा हो गया ना, स्कूल में टीचर आपको डांट नहीं सकता, डांट दे तो पेरेंट पहुंच जाते हैं कि हम हमारे बच्चे को आज तक कुछ नहीं बोला, आपने कैसे डांट दिया, पेरेंट झगड़ा करने पहुंच जाते हैं। बेटा हमारे ज़माने में तो टीचर जब मारता था ना, और हमारे घर वाले क्या बोलते थे, टिकाओ टिकाओ। तो इसलिए बेटा हमने तो बहुत छड़ी खाई, और घर जाके शिकायत करते हमें और पड़ेगी। यदि घर बोले ना कि बाहर पड़ी थी तो बोले और मारेंगे, कि अच्छा मार खाओ और खाओ। और आपके मम्मी पापा तो स्कूल पहुंच जाते हैं, टीचर के खिलाफ कंप्लेंट हो जाती है थाने में कि हमारे बच्चों को उन्होंने कैसे डांट दिया। चलो बैलेंस शीट मत बनाना अभी बेटा। चलो तो होमवर्क में कितने क्वेश्चन है आपको, होमवर्क सफिशिएंट है ना, ठीक है बेटा।